नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। इस चैनल में आपको मैथ्स एंड साइंस रिलेटेड जितने भी एकेडमिक्स है मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट मन में रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक एटम का साइज़ क्या है और उसका मास क्या है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं, साइज एंड मास ऑफ एटम। एटम तो पता ही है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखते हैं साइज़ क्या है एक एटम का। साइज़ है ना, वो इतना छोटा सा होता है एक एटम, इतना छोटा सा। अभी ऐसे करके अगर एटम दिखाओगे तो नहीं चलेगा, उसका एग्जैक्टली कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर वैसे दिखाना पड़ता है। तो देखो, एक एटम को मीटर या सेंटीमीटर में भी नहीं नापा जाता, मिलीमीटर में भी नहीं नापा जाता। एक एटम को कैसे नापा जाता है? एक नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर क्या होता है मैं बताता हूँ। यह है एक स्केल, सोचो ये एक स्केल है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर का एक स्केल जो होता है ना कैमलिन का या जो नटराज का, उसमें से तो सेंटीमीटर्स होते हैं। तो सोचो ये सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें ये होता है हाफ सेंटीमीटर, करेक्ट। उसमें से ये होता है मिलीमीटर्स, 1 2 3 4 5, ये होते हैं मिलीमीटर्स, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, ये दूसरा सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 मिलीमीटर, करेक्ट। ये हो गया 1 मिलीमीटर। अभी इस 1 मिलीमीटर का अगर हम 10 लाख टुकड़े कर दे, 10 लाख पीसेस कर दे, तो फिर वो बनता है 1 नैनोमीटर। 1 सेंटीमीटर का 10 पीस कर दिया, 1 मिलीमीटर मिल गया। 1 मिलीमीटर का अगर 10 लाख पीस कर दिया तो 1 नैनोमीटर बनता है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ 10 लाख पीसेस ऑफ, या 10 लाख पीसेस कह दो या फिर डिवीज़न कह दो, दोनों चलेगा। 10 लाख डिविजन्स ऑफ 1 मिलीमीटर इज़ 1 नैनोमीटर। मैं नैनोमीटर ऐसे लिखता है, 1 नैनोमीटर। ओके, 1 नैनोमीटर होता है मीटर, ओके, 1 नैनोमीटर होता है। तो अभी इस तरह से हम नहीं लिखते कि 1 नैनोमीटर कैसा होता है एग्जैक्टली, मतलब साइंटिफिक टर्म्स में कैसे लिखते हैं। 1 नैनोमीटर साइंटिफिक टर्म्स में कैसे लिखते हैं? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। 10⁻⁻6 मिलीमीटर्स ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 मिलीमीटर्स, क्योंकि 1 बाई मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं ना, 1 मिलीमीटर को इतने से 10 लाख से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स 10⁻⁻6 ही आएगा, करेक्ट। ऐसे 1/10⁻⁶, मतलब वो 10 लैक्स इज इक्वल्स टू 10⁻⁶, ऐसे डिवाइड कर दिए, तो इसलिए 1 नैनोमीटर मिल रहा है। और क्या ये मिलीमीटर एक ऐसा यूनिट है? नहीं, ये एक ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखो, 1 मिलीमीटर को हमने 10⁻⁶ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10⁻⁶ डिविजन्स कर दिए। अभी 1 मीटर के कितने डिविजन्स होते हैं 1 मिलीमीटर? 1 मीटर को अगर हम कितने सारे डिविजन्स करें तो हमें मिलेगा 1 मिलीमीटर, 1000 डिविजन्स, करेक्ट। हमने इसे सीखा था ना कि 1000 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 मीटर को 1000 टाइम्स डिवाइड करें, बनेगा 1 मिलीमीटर। 1000 का मतलब क्या है? 10⁻3, करेक्ट। ठीक वैसे ही 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। 1 मीटर को 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10⁻³ टाइम्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1000 टाइम्स डिवाइड कर दी, कितना होगा? 1 मिलीमीटर।
और अगर 1 मिलीमीटर को अगर हम 10⁶ टाइम्स डिवाइड किए बनेगा 1 नैनोमीटर, बनेगा 1 नैनोमीटर। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसको ही डिवाइड कर देते हैं ना। 1 मीटर को हम 10⁹ से डिवाइड कर देते हैं, सीधा हमें 1 नैनोमीटर मिल जाएगा, सीधा हमें 1 नैनोमीटर मिल जाएगा। करेक्ट, ठीक वही मैंने यहाँ पे लिखा है। साइंटिफिक टर्म्स में ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये सब तो मैंने बस अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। याद रखना ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साइजेस बहुत अच्छे से जानना चाहिए। कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इतने बड़े बड़े नंबर्स देखकर कि 10⁻⁶ -9, कुछ नहीं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू नहीं, 1 मिनट, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। और एक पिकोमीटर भी होता है, वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने के लिए। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। मतलब 1 मीटर को कितने से डिवाइड करना है, इतने पार्ट्स, जैसे कि 1 है उसके बाद 12 ज़ीरोज़ है, इतने पार्ट्स में से डिवाइड करना है 1 मीटर को, तभी बनेगा एक पिकोमीटर। ठीक है, ये उतना जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि नैनोमीटर्स में सारे मतलब जो साइजेस हम बताते हैं। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानना है वो ये है, एक तो ये था कि साइजेस जानना कि साइज़ का मतलब क्या है, नैनोमीटर का मतलब क्या है, पिकोमीटर का मतलब क्या है। जो थोड़ा याद रखना है, इसे उतना शायद नहीं पूछ सकते एग्ज़ाम में, पर याद रखना बस हाइड्रोजन का, क्योंकि रिस्क लेने में कोई ज़रूरी नहीं है ना। हाइड्रोजन का कितना है, 10⁻⁻10 इसका है एटॉमिक रेडियस। 10⁻⁻10 देखो, 10⁻⁻10 मीटर्स ये है उसका रेडियस, हाइड्रोजन का रेडियस है ये 10⁻⁻10 मीटर्स। अब बताओ इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 0.1 हाँ 0.1 इंटू 10⁻⁻10 -9 मीटर्स, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। करेक्ट, 10⁻⁻10 मीटर्स ये भी याद रख सकते हो, या फिर 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 0.1 नैनोमीटर्स। करेक्ट, नैनोमीटर्स में हमने निकाला है। तो याद रखना है एक हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो है 0.1 नैनोमीटर्स। कोई पूछे तो बता देना 0.1 नैनोमीटर्स। ऑलराइट, एक वाटर का मॉलिक्यूल, हम पानी पीते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हैं, उसका जो साइज़ है या रेडियस है वो है 1 नैनोमीटर। ठीक है, इससे 10 गुना बड़ा, एक हाइड्रोजन से 10 गुना बड़ा होता है उसका रेडियस वाटर का 1 नैनोमीटर। ऑलराइट, अभी और भी दिया है जैसे कि हेमोग्लोबिन मतलब जो खून जो रहता है वो होता है हेमोग्लोबिन। तो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको बोलते हैं। अब ये जो एटम्स है, जैसे एक सिंगल एटम हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, एटम्स का कलेक्शन अगर ले लिया तो एक ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि ये वाइट बोर्ड, ये एक एटम्स का एक कलेक्शन है, तब जाकर हमें दिख रहा है ये वाइट बोर्ड। एक सिंगल एटम हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। ऑलराइट, आँख तो छोड़ दीजिए, जो लैब है, लैब्स में जो हमें मिलता है ना माइक्रोस्कोप्स, उस माइक्रोस्कोप से भी हम एक एटम्स नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया फिर भी देख सकते हैं, बैक्टीरिया तक जाता है, एटम्स नहीं देख सकते उससे। एटम्स देखने के लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर फील्ड आयन माइक्रोस्कोप। ठीक है, बहुत हाईफाई माइक्रोस्कोप्स है वो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए। वहाँ अगर हमने अपने आँखें डाल दिए तभी हम देख सकते हैं कि हाँ एक एटम दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, वैसे हम देख सकते हैं। तो खैर समझ में आ गया कि साइज़ क्या है एक एटम का, बहुत छोटा होता है, इतना तो हमें पता ही है। पर कितना छोटा हमें आज पता चला, हाइड्रोजन 0.1 नैनोमीटर, वाटर 1 नैनोमीटर्स। अब देखते हैं उसका मास। ऑलराइट, उसका मास क्या है, तो मास में इधर ही लिख देता हूँ, मास। अब देखो मास को हम तो चलो इसे तो हमने
SI यूनिट्स में मान लिया कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर्स, ये तो फिर भी चल गया SI यूनिट्स में। यहाँ पे मास जो है एटम्स के, उसे हम ऐसे केजी में नहीं लेते, इतना छोटा होता है। मतलब सोचो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का जो वेट है होगा या मास होगा, मास याद रखना, वो कितना, मतलब 0.000000034, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, 34602 कुछ तो केजीज रहेगा, ऐसा इतना छोटा। मुझे भी एग्जैक्ट देखना पड़ेगा अभी, और पता भी चल जाएगा कि एक कितना है। तो इसलिए हम उसे एक अलग यूनिट में लिखते हैं। वो अलग यूनिट कैसा आया मैं दिखाता हूँ। अब देखो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, साइंटिस्ट का दिमाग बहुत यूनिक तरीके से चला। उन्होंने क्या किया, कार्बन है, एक तो चीज़ हमें अच्छे से याद रखना चाहिए कि एक मास, एक सोचो एटम है, एटम का जो मास है ये उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। ये इसका न्यूक्लियस और ये उसका इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, पता है ना, ऐसे रहते हैं। तो उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है, क्योंकि बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका मास तो छोड़ ही दो, पहली बात तो इसका मास इतना हल्का होता है कि मतलब हमें एक अलग से यूनिट्स डिफाइन करना पड़ता है, और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, इसलिए उसका मास हम कैलकुलेट ही नहीं करते, मतलब लाते ही नहीं हैं, ऐसे ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं, सिर्फ सीधे इसका मास देखते हैं और बोल देते हैं कि इस एटम का मास इतना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं। न्यूक्लियस पे क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस पे रहता है प्रोटॉन्स। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, करेक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा है। या प्रोटॉन्स रहते हैं, मतलब सेंटर में प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं रहता और न्यूट्रल रहते हैं। इसलिए याद रखना है, ऐसे भी याद रखना, प्रोटॉन्स P पॉजिटिव, P इस तरह से हमें याद रहेगा, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन्स N, न्यूट्रल N, ठीक है। तो याद रखना प्रोटॉन्स पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल। तो ठीक है, ये तो चार्जेस की बात हो गई। मास में जो है ना, और मास में ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल, कोई अंतर नहीं है उन, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है वो बात नहीं, पर ज़्यादातर वो सेम ही रहते हैं। अगर दूर से देखा तो लगेंगे दोनों का मास सेम ही है। तो इसलिए जितने सारे प्रोटॉन्स उतने ज़्यादा उसका मास एक एटम का, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन में रहता है एक ही प्रोटॉन रहता है, हीलियम में रहता है 2 प्रोटॉन रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे करके लिथियम में 3 प्रोटॉन ऐसे बढ़ते रहता है, 3 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन्स। हाँ याद रखना, लिथियम में 3 प्रोटॉन्स रहते हैं और 4 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा कि जितने सारे प्रोटॉन्स है उतने सारे न्यूट्रॉन्स रहेंगे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है वो अप डाउन हो सकता है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, प्रोटॉन्स का जो क्वांटिटी है और इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वांटिटी है वो हमेशा मतलब हमेशा इक्वल रहेगा, ओके, ये बात याद रखना। तो खैर ये तो हो गया अंदर क्या क्या चल रहा है उसका डेफिनेशन। तो मास कितने सारे प्रोटॉन्स है और कितने सारे न्यूट्रॉन्स है उस पर ही डिपेंड करेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सोचकर, मतलब उनको लगा कि हम अगर ऐसे याद करने लगे कि एक हाइड्रोजन का मास है 0.00000000006.6333 कुछ, तो ऐसा अगर है तो बहुत दिक्कत होगी। फिर हाइड्रोजन का याद रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हीलियम का याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम एक काम करते हैं, कार्बन है, कार्बन सभी को पता है कार्बन क्या होता है। कार्बन का जो भी मास है, जो भी होता है उसका मास, उसे हम एक वे करेंगे, ठीक है। ऐसे सब्जी मंडी के उस वेइंग मशीन से वे नहीं करेंगे, एक स्पेशल होता है इंस्ट्रूमेंट जिससे कार्बन, फिर बहुत सारे मतलब सभी एलिमेंट्स का एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट होता है, चाहे जितना भी छोटा हो उसका मास, फिर भी एकदम प्रिसाइजली मेजरमेंट होता है कि उसका मास क्या है, ठीक है। तो
कार्बन है, कार्बन में उसको जो भी मास है उसका मान लिया गया है कि वो 12 है, 12.000 एग्जैक्ट 12 है। जो भी मास होने दो, केजी में उसका जो भी मास होने दो, उस नंबर को ले लिया गया है 12.000 एग्जैक्ट। अभी देखा गया कि उस हिसाब से जो मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ ना, एक मिनट है, मैंगनीज नहीं सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वेट है वो उस मतलब केजी में उससे डबल है। मैग्नीशियम का वेट कार्बन से डबल है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली डबल बोल सकते हो, एग्जैक्ट डबल नहीं, अप्रॉक्सीमेटली डबल है। तो फिर मैग्नीशियम का जो वेट रहा, वेट हो गया, वो हो गया 24, है कि नहीं। अगर हम कार्बन का अगर हम 12 मान लेते हैं तो मैग्नीशियम को हम 24 मानेंगे, क्योंकि केजी में अगर वेट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली डबल है कि नहीं। तो उससे 24 मान लिया गया। फिर देखा गया कि हाइड्रोजन वो अप्रॉक्सीमेटली 1/12 है, 1/12 मतलब इस कार्बन का अगर हम 12 टुकड़े करें तो एक एक जो टुकड़े का जो मास होगा वो दिख रहा है कि इसके मास से मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। तो इसका जो एक्चुअली मास निकलता है एक्चुअल वो है एक मिनट है, वो है 1.008, ठीक है। ऐसे कर हाइड्रोजन का निकाला गया, हीलियम का निकाला गया है, ठीक है। हीलियम का है 4.003। ऐसे देखा जा रहा है कि उसका अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है, इसके तुलना में इसका जो मास है वो 1/12 है, अप्रॉक्स 1/12, तो इसलिए उसका नंबर भी अप्रॉक्सीमेटली 1 किया गया। इसका 12 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो इसलिए 1। फिर इसका देखा गया कि कार्बन के अगर हम 3 टुकड़े करें, हाँ 3 टुकड़े अगर करें तो फिर अप्रॉक्सीमेटली हीलियम की तरह आ रहा है उसका मास, हीलियम के वेट की तरह, हीलियम की मास की तरह कार्बन के 1/3 टुकड़े का मास आ रहा है, तो इसलिए 4.003 लिख दिया गया है। ऐसे करके सारे जितने भी एलिमेंट्स है उनके ऐसे मास निकल गए, ठीक है। अभी हमें ये याद नहीं रखना है कि 1.008 4.003 नहीं, हमें बस इतना ही याद रखना है। क्या हमें बस याद रखना है 1, हीलियम का है 4, फिर लिथियम का है 7, ऐसे करके। और ये भी देखा गया, एक साथ में ये भी देखा गया, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, लिथियम में होता है 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, ऐसे देखा गया। तो इसलिए मान लिया गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो क्वांटिटीज़ हैं वो इसके वेट्स हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ये फॉलो होता है। जैसे कि क्लोरीन एक एग्जांपल देखा था, क्लोरीन का जो वेट है ना वो 35.453 है, ठीक है। क्लोरीन का वेट है 35.453। अभी थोड़ा इसे हमें जो राउंड ऑफ कर रहे थे, जैसे 1.008 में हमने राउंड ऑफ कर दिया, हमें मिल गया 1, 4.003 हीलियम में था 4 कर दिया, वो ठीक है उधर, लेकिन इधर राउंड ऑफ करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि छोड़ो 35.5 है। ये देख रहे हो ना, ये मतलब रिलेटिव वेइंग सिस्टम है, ठीक है। ये अगर 12 है, मैग्नीशियम का 24 सोचो, उसका 24.0034 कैसे कुछ तो आया रहेगा। हमने उसको राउंड ऑफ करके 24 कर दिया, क्योंकि देखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली मैग्नीशियम का वेट डबल है, हाइड्रोजन का अप्रॉक्सीमेटली 1/12 है, हीलियम का अप्रॉक्सीमेटली 1/3 है, लिथियम का भी वैसे कुछ है, क्लोरीन का भी ज़्यादा है, ठीक है, कितना 2 गुना से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 गुना है कार्बन के तुलना में ले लिया, और फिर बाकी सभी का नंबरिंग कर दिया हमने। तो ऐसे करके सभी का हम निकाल पाते हैं। तो अभी देखो, अगर हाइड्रोजन का 1 है तो क्या अभी हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि उसका उसका जो मास है वो है 0.0000003.3467 कुछ तो अगर रहेगा केजी में तो कुछ तो रहेगा।
क्या वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं है, हम सीधा 1 लिख सकते हैं या 1 याद रख सकते हैं। ये याद रखना ज़्यादा इजी है, ये याद रखना 1, 4, 7 ये याद रखना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए इसका आविष्कार किया गया, इस तरीके का वेइंग सिस्टम का, और इसे कहते हैं यूनिफाइड मास सिस्टम। ओके, और इसे ऐसे 12, 24 सिर्फ इतना ही नहीं लिखा जाता, 12U, 24U, U या तो U लिखते हैं, देखो U लिखते हैं या फिर AMU भी लिखते हैं, ठीक है। और बोलते समय कैसे बोलेंगे हम? 12U नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 12 डाल्टन्स। क्या बोलेंगे? 12 डाल्टन्स, 24 डाल्टन्स, 1 डाल्टन, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट्स, इसे यूनिफाइड मास सिस्टम या फिर एटॉमिक मास यूनिट्स कहते हैं। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट्स। ऐसे करके सब डिफाइन कर दिया गया है। तो अभी पता चल गया है ना कि कैसे कैसे ऐसे दिखाया गया है। तो इस हिसाब से, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर एक उसका मास बनता है, क्योंकि इन सब के बाद जब कार्बन को 12 घोषित कर दिया गया, तभी एक प्रोटॉन का अलग से उस वेइंग मशीन में रखा गया और उसका मास अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसे निकला। प्रोटॉन का जो मास था, चाहे तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोटॉन का जो मास था वो था 1.007, ऐसे उसका मास था, ठीक है। इसलिए माना गया कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है, ऐसे निकाल के मास निकाल के 1.007U। इसलिए हम इसे 1.007 की जगह सीधा लिख देते हैं 1। एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1 एटॉमिक यूनिट। एक न्यूट्रॉन का असलियत में जो निकाला गया था वो है 1.009। देखो कितना पास है, ये 1.007 था, ये 1.009 है। तो इसलिए अभी इसको लिख देते हैं हम, इसे भी हम लिखते हैं 1U। तो देखो, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन पाया गया है, इसलिए उसका मास 1U है, इसका भी मास 1U है, समझ गए ना। हीलियम का 4 है, तो इसलिए, और देखा भी क्या है, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए उसका मास 4 है। अब हम इतने दूर आ ही गए हैं, तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। देखो मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मॉलिक्यूल्स, चलो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल के पहले ये देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स मतलब होते क्या है, बनते कैसे हैं। तो देखो मॉलिक्यूल्स है ना, बनते ऐसे कि एक एटम है, सोचो एक H है और एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दे देते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं ताकि खुद कंप्लीट हो जाए। मैं वो भी अच्छे से समझा दूंगा, पर अभी के लिए बस इतना ही याद रखो, 2 एटम से और जुड़ जाते हैं अपने में, तो बन जाता है एक एटम, एक मॉलिक्यूल। तो अभी ऐसा नहीं कि हर एक एटम कैसे भी जुड़ जाए तो जुड़ जाएंगे, नहीं, कुछ कंडीशंस रहते हैं, वैलेंसी सेटिस्फाई करना पड़ता है, और भी बहुत कुछ रहता है जो कि हम शायद 11 में या 12 में भी पढ़ेंगे, पर अभी के लिए तो सिर्फ वैलेंसी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन और एक ले लिया, ऐसे, तो इससे बनता है H2O, ठीक है, इससे बनता है H2O। फिर मीथेन गैस, H2O मतलब पता है ना, पानी। तो अभी मीथेन गैस मतलब कौन सा गैस, जो कि हम वो CNG के गाड़ी मिलता है आजकल, CNG के गाड़ी में जो गैस डाला जाता है वो मीथेन गैस होता है। और भी गैसेस होता है पर मेजॉरिटी गैस होता है मीथेन। वो कैसे बनता है? वो होता है H ऐसे और बीच में रहता है कार्बन, यहाँ से ऐसे चिपक जाते हैं सब, ठीक है, ऐसे चिपक जाते हैं। बनता क्या है? CH4। ऐसे कुछ ही कंडीशंस रहते हैं, कुछ ही ऐसे एटम्स रहते हैं जो कि एक दूसरे से चिपकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब देखो हाइड्रोजन, जैसे मैंने पिछले स्क्रीन में दिखाया था कि सभी का वेट्स रहते हैं, तो हाइड्रोजन का वेट कितना है? हाइड्रोजन का वेट है 1 मास, जो कि मास है। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का 1। तो H2O का कितना होगा टोटल? 16 + 1
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 18, इसका होगा 18U, ओके, 18 डाल्टन्स। CH4 का देखते हैं, 1 1 1, कार्बन का कितना है, कार्बन का है 12, देखा ही है अपने पिछले स्क्रीन में। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 12 प्लस 13 14 15 16, तो ये हो गया 16U या 16 डाल्टन्स। तो ऐसे करके मॉलिक्यूल्स जो है उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। ये है क्या, ये है एटॉमिक मासेस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, लेकिन H2O का हम एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, H2O का बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास है 18, CH4 का मॉलिक्यूलर मास है 16। ऐसे करके सब निकाला जाता है। तो अभी मैं चाहे तो एक होमवर्क दे देता हूँ, NaOH का निकालो। NaOH ये है नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर MgCl2, MgCl2 इसका निकाल कर देखो, ये सब प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरा है, तीसरा चाहे तो इसका निकालो, चलो H2SO4। चौथा है CaOH2, ठीक है।